नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है ट्रेंट। देखिए ट्रेंट के ऊपर हर दिन ट्रेंट लगातार भागते चले जा रहे हैं और लगातार वो हाई मतलब करते चले जा रहे हैं। एक डेटा को आपको दिखाऊँ तो देखिए कंपनी 1 साल में 1945 इसका लो था और 1 साल के अंदर-अंदर इन्होंने हाई किया 6452 मतलब अ, एक ज़बरदस्त हाई देखने को मिला और जब आप वीडियो देखेंगे शायद और भी चेंज हो सकते हैं। तो वो अ, कहने का मतलब है कि 1 साल में ऐसे क्या हो गया कि कंपनी इतना ज़बरदस्त जर्नी करना शुरू कर चुके हैं। अगर मैं पिछले क्वार्टर के हिसाब से बात करूँ, तो पिछले साल में देखिए मार्च का जो क्वार्टर था, वो 2100 करोड़ से 3200 करोड़ बने। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास सेल्स का ग्रोथ हुआ था। अभी जून के क्वार्टर के बारे में बात करूँ तो 2600 से 4100 करोड़ बने, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी देखेंगे 14% से 15% बने और मार्च क्वार्टर में 9% से 14% बने थे। मतलब कंपनी में हमेशा एक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है और जिस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। मगर इस बार जो क्वार्टरली जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिले, वो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, सिर्फ 1% का ही ग्रोथ है। फिर भी शेयर लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो इसको फोमो बाइंग मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि हमेशा होता क्या है, कभी-कभी कुछ कंपनीज़ के ऊपर लगातार एक बाइंग का सिचुएशन देखने को मिलता है, तो इसको फोमो बाइंग कहा जाता है। तो फोमो हिसाब से बाइंग यहाँ पे हो रहा है, मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 167 से लेकर 391 करोड़ के आसपास। तो जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनीज के ऊपर एक जो डेटा देखने को मिला वो डेटा के हिसाब से कंपनीज के ऊपर यहाँ पे एक हाई लेवल का सिचुएशन ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। अभी कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहाँ पे दो चीज़ आपको नोटिस करना होगा। पहली बात मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है CWIP। कंपनी CWIP के ऊपर इस बार भी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किया। अभी CWIP होता क्या है? देखिए मान के चलिए मेरा एक कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस प्रोडक्शन करने में जो पैसा लग रहा है वो पहले से मैं निवेश कर चुका हूँ। बाद में और भी ज़्यादा अगर पैसे का ज़रूरत है, तो मैं और भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो उसको कहा जाता है CWIP। कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल्स को प्रोसेसिंग में लगा रहा है। तो ये अच्छी बात होता है कि सारे कंपनीज़ के ऊपर कि अगर वो कुछ पैसा कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में लगा रहा है। तो दूसरी बात ये भी है कि कंपनी के पास जो कर्जा था 4 साढ़े 4,000 करोड़ के आसपास, उस कर्जे को क्या किया कंपनी एकदम 50% से भी ज़्यादा कम कर चुके हैं। तो 50 टू 60% से भी ज़्यादा कम कर चुके हैं, जो एक कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट व्यू देखने को मिला। और यही कुछ कारण के वजह से कंपनी के ऊपर लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? सबसे पहले मैं इंस्टीट्यूशन के बारे में चर्चा करूँ, तो आप देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली 1 क्वार्टर में सेल ऑफ किया और 2 बार बाय किया। फिर से 1 मंथ में सेल ऑफ किया, फिर भी नेक्स्ट मंथ में बाय किया। तो जुलाई मंथ में फिर से कुछ क्वांटिटी को सेलिंग किया गया। अभी अगस्त मंथ में मुझे लगता है तगड़ा बाइंग किया जा रहा है, क्योंकि चार्ट को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि अगस्त मंथ शुरू होने के बाद ही वो क्या कर रहा है, लगातार बाइंग होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से बाइंग क्यों हो रहा है? क्योंकि एक फोमो बाइंग है। तो पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, छोटा-सा एक पैटर्न्स बना था। एक देखिए छोटा-सा कप विद हैंड पैटर्न्स बने। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे टारगेट भी अचीव करने का कोशिश कर रहा है। मगर मैं इस एंट्री को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैं इस तरीके से एंट्री को नहीं लेता हूँ। जो कंपनी एक पैटर्न्स क्रिएट करे, कप विद हैंड पैटर्न्स, उसके बाद ब्रेकआउट करे, उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नेक्स्ट कैंडल में हुआ और उसके बाद कंपनी ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक कन्फर्मेशन हुआ। तो मैं इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ नहीं करता हूँ। अगर हाँ, यहाँ पे छोटा-सा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन, उसके बाद अगर रीटेस्ट करता, उसके बाद बाउंस बैक करते, तो मैं ज़रूर इस जगह पे एंट्री लेता। तो कहने का मतलब है कि इस कंपनी के ऊपर नेक्स्ट लेवल कौन-सा जाने का चांसेस है? देखिए, बड़े एक इंस्टीट्यूशन एक्सिस बैंक, उन्होंने इस कंपनी का टारगेट रखा 7000 के आसपास। तो 7000 तक इस कंपनी का टारगेट रखा, जो निकल कर है करीबन-करीबन 7000 के, मतलब इस कुछ इस तरीके से लेवल्स में। एक बार मैं लेवल मार्किंग करके आपको दे रहा हूँ, तो आपको और भी आसानी होगा इस चीज़ों को समझने में।
तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए सबसे पहले मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चार्ट पैटर्न्स के दिखाऊंगा। देखिए अगर ओवरऑल में टॉप लेवल से इसका करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 17 टू 80% करेक्शन हो चुके हैं और जो करेक्शन हुआ था अराउंड 20% के आसपास। तो कोई अच्छी कंपनी और लार्ज के ब्लू चिप टाइप कंपनी अगर 20% गिर गए तो उस कंपनी के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। अगर मैं इस कंपनी की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी की अपॉर्चुनिटी क्या बन सकते हैं। देखिए एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। वो सपोर्ट जोन कहाँ पे है। मैं एक्चुअली सपोर्ट जोन का अगर मार्किंग करूँ तो इस लेवल में इसका सपोर्ट जोन मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी लगातार भागते-भागते एक जगह पे वो रेजिस्टेंस फेस किया, उसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद जंप किया। उसी जगह पे जब रीटेस्ट किया तब इसी जगह पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किए थे। मतलब इसी जगह कंपनी के लिए सपोर्ट बनेगा। जो लेवल निकल कर आ रहा है 4040 रुपीज़ के आसपास। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी इस कंपनी के ऊपर आपको सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, वो सिचुएशन कंपनी के ऊपर जर्नी करने के लिए काफ़ी है और एक लॉन्ग जर्नी यहाँ पे फिर से कंपनी दिखा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इस सपोर्ट लेवल तक उसको आना पड़ेगा। और देखिए 2 तरीके से सपोर्ट मिल सकते हैं। पहली तो ये सपोर्ट है, दूसरी तो 200 डेज़ मूविंग एवरेज के भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो क्या सही में कंपनी इसके ऊपर आगे जाने का पोटेंशियल है? देखिए, मैं आगे जाने का पोटेंशियल के बारे में बात करूँ, तो कंपनीज़ के ऊपर जो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसको दिखाने से पहले मैं कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए, म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटीज़ को बेचा, जैसे म्यूचुअल फंड के पास 8.5% होल्डिंग था, वो बेच के 5.5% कर दिए और उसी जगह पे एफएस ने 5.5% होल्डिंग को 12.5% तक लेके गए। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, दूसरा बड़े प्लेयर और वो भी फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ तो गुड जर्नी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल ही जाएगा। तो बाकी कंपनी के देखिए करंटली जो रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट में जो मतलब डेटा है, उस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो मुझे इस बार सेल्स थोड़ा-सा कमज़ोरी देखने को मिला। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं 3,900 करोड़ से 4,300 करोड़ बने और पिछले क्वार्टर्स में कितना था 14,700 करोड़ मतलब सेल्स बहुत ज़्यादा था। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए 850 से 900 आप बोल सकते हैं 1,000 करोड़ के आसपास। तो 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑफ ईयर बेसिस में था। अभी करंट में 23% है। मगर पिछले क्वार्टर में कितना था 40% और यही एक रीज़न है, यही एक कारण है जिसके कारण शेयर में करेक्शन देखने को मिला है। क्योंकि रिजल्ट खराब हुआ उसका इफेक्ट तो कंपनी के ऊपर पड़ेगा, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अभी एक चीज़ और भी आपको नोटिस करना होगा, कंपनीज़ के ऊपर जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो मुझे बेस्ट लगा क्योंकि पहले कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स में डेटोस डे पहले 140 दिन, 145 दिन, 200 दिन, 227 दिन तक लग गया था। अभी वो घट के कितना हो चुका है 55 दिनों के आसपास। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर इस तरीके से कुछ डेटा देखने को मिले। बाकी इन्वेंटरी डे एंड डेज पेबल साथ सब कुछ आपको अच्छा खासा देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। बाकी मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा सपोर्ट जोन आने के बाद ही मैं कुछ डिसीजन आपको बता पाऊंगा। तो देखिए मेरा डिसीजन हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया जाता है। मेरे डिसीजन को देखकर कोई भी ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो आप आपके सेबी लिस्ट एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्ट्रॉल। एस्ट्रॉल के ऊपर लगातार एक बिग फॉल देखने को मिला है, एक बिग क्रैश देखने को मिला है और एस्ट्रॉल के ऊपर क्रैश के बारे में बात करूँ तो जब इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था बहुत लंबा जर्नी के बाद, क्योंकि यहाँ पे कप बने, उसके बाद हैंडल बटन बने और फाइनली यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और उसी के साथ साथ कंपनी एक रेंज भी क्रिएट किया, एक कंटिन्यूसली रेंज भी क्रिएट किया और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ऊपर जाने का कोशिश भी किए थे। ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक से ही कंपनी बिग क्रैश देखने को मिला। अभी जो क्रैश हुआ है तो उसके पीछे रीज़न के तो यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं एक चीज़ आपको बताना पाऊंगा, जरूर बता पाऊंगा कि कंपनी का हाल कौन सा लेवल तक आने का चांसेस है। इस तरीके से गिरते रहे तो कंपनी 17 एक्चुअली कंपनी आने वाला है 1735 रुपीज़ के आसपास, जो इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है। इसी सपोर्ट लेवल तक आने का वो चांसेस रहेंगे। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी अनाउंसमेंट कर चुका है। 22 ऑफ सितंबर में कंपनी आपको 2.25 रुपीज़ करके पर शेयर में डिविडेंड देने वाला है। तो देखिए
कंपनीज़ के ऊपर कभी भी निवेश करना है तो डिविडेंड के हिसाब से निवेश मत करिए, क्योंकि कंपनीज़ के डेटा को देखकर निवेश करिए। जैसे कंपनी के डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है और इसी हाई वैल्यूएशन के कारण एक करेक्शन का माहौल भी देखने को मिला। दूसरी पॉइंट ये भी है कि कंपनी का जो सेल्स का डेटा है वो भी खराब हो चुके हैं, क्योंकि क्वार्टरली को जो सेल्स था वो 1600 करोड़ था, अभी कितना है 1300 करोड़। मतलब सेल्स और एक्सपेंस के हिसाब से बात करूँ, कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुके हैं। जो पहले 16% था, अभी 16% है, पिछले क्वार्टर्स में 18% था। तो प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, वो जिस तरीके से ग्रोथ यहाँ पे होना चाहिए था, उस तरीके से ग्रोथ हो नहीं रहा। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले, जो प्रेशराइज़ कंपनी को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा रुकावट डाल रहा है। तो फिलहाल के लिए मेरे व्यू यही है कि जब तक इस सपोर्ट लेवल तक ना आए, तब तक कुछ डिसीज़न लेना गलत होगा। और जेफरीज़ भी इस कंपनी के ऊपर एक एडजस्टमेंट प्राइस दिया है, 2150। एक्चुअली 2150 का उसका एंट्री था और उन्होंने एक डाउनग्रेड का टारगेट दिया 2115 के आसपास। तो उससे भी नीचे जा चुके हैं, तो मुझे लगता है जो लेवल आपके साथ मेंशन किया हो, शायद वो लेवल आ सकता है। तो इसके लिए प्लीज़ आप इस लेवल को देखकर बाय सेल मत कर लेना और एग्ज़िट भी मत कर लेना, क्योंकि ये एक सपोर्ट रेंज है। इस सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस है, यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एल्क्सी। तो जल्द से जल्द टाटा एल्क्सी के ऊपर हर एक के बदले एक शेयर आपको कंपनी देने जा रहा है। तो ये था कुछ अपडेट्स, जिस अपडेट्स के बारे में आपके साथ मैं कंटिन्यूअसली शेयर करता रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।